नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद खास विषय लेकर हम आए हैं। आज के क्या विषय रहेंगे, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। आज पहले आपको हम जानकारी देंगे प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना के बारे में। जी हाँ, सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मिशन मोड में जो है प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना, और साथ ही आपको बताएंगे सोयाबीन में कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकते हैं, जिस तरह की से मौसम की परिस्थितियां बनी हुई हैं। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-11-3060। इसके साथ ही दूसरा नंबर है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800-11-3061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र IRI पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर बी. दुपारे जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर दुपारे जी। नमस्कार सर। देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि आज हम पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना। क्या है ये योजना? कई हमारे जो किसान हैं, दर्शक हैं, वो इस योजना के बारे में जान भी चुके हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या रहा, किस तरह की आवश्यकता महसूस की गई, कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले डॉक्टर मिश्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह की ये योजना है। अगर हम संक्षिप्त में पहले जानना चाहें, जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहें कि किस तरह की योजना है। एक किसान भाइयों, ये प्रधानमंत्री कृषि सरोवर योजना या प्रधानमंत्री कृषि सरोवर मिशन को अगर हम कहें जी, तो एक ऐसी योजना है जो भारत देश के सभी राज्यों के सभी जिलों में 75 जल संग्रहण संरचनाओं को या तो पुरानी संरचनाओं का पुनर्जीवीकरण या नवीनीकरण अथवा नई संरचनाओं को बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है, जो अभी बहुत शीघ्र ही अप्रैल के महीने में वर्ष 2022 के दिनांक 24 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों के द्वारा उद्घाटित की गई है। और ये योजना, इसका उद्देश्य ये है, मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे हम देखते हैं कि किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी जल की बहुत भारी कमी देखने में आ रही है। विभिन्न कृषि कार्यों के लिए भी और पेयजल की भी समस्या आ रही है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, चूंकि पारंपरिक रूप से भी हमारे पूरे देश में विभिन्न प्रकार की जल संग्रहण संरचनाएं होती रही हैं, लेकिन कालांतर में और देखा यह गया है कि इन संरचनाओं का जो है ध्यान नहीं दिया गया, इनका रख रखाव खराब हो गया और जो किसी प्रकार से नष्ट हो गई हैं। और उनकी वजह से जो ग्राउंड वाटर के यानी कि भूजल का जो रिचार्ज था, पुनर्भरण, वो बड़ा कम हो रहा था, धीरे धीरे देख रहे थे। तो इस तरीके से जल की बहुत कमी देखने में आ रही थी, जिसकी पूर्ति करने के लिए लगभग 10,000 घन मीटर की 1 हेक्टेयर से के आसपास के ऐसे तालाबों की महती आवश्यकता महसूस की गई। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए, जिस तरीके से जल संकट का जो खतरा हमने देखा है, उससे निपटने के लिए इस तरह के मिशन मोड में इसकी शुरुआत की गई है। और किस तरीके से इसके तहत जो काम है वो किए जाएंगे, इस बारे में आपसे विस्तार से हम जानेंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मिशन अमृत सरोवर। पानी है तो हम हैं। पानी की एक एक बूंद में जीवन समाया है। इसकी हर बूंद को बचाना जरूरी है। इसकी हर बूंद का संरक्षण जरूरी है। प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए जल संरक्षण को देखते हुए 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर पर एक नए मिशन का आगाज किया था। ये मिशन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत काम कर रहा है और ये देश के हर जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करेगा। जल निकायों का आकार कम से कम 1 एकड़ होगा और हर निकाय की क्षमता 10,000 घन मीटर होगी। इस तरह 15 अगस्त 2023 तक देश भर में कुल 50,000 जल निकायों का निर्माण हो जाएगा। मिशन को कामयाब बनाने के लिए 6 मंत्रालय और विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। ये मिशन मनरेगा
15वां वित्त आयोग अनुदान और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर फिर से ध्यान दे रहा है। मिशन अमृत सरोवर को 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है। लोगों की भागीदारी इस मिशन का महत्वपूर्ण पहलू है। खासतौर से जिस जगह सरोवर का निर्माण होगा, वहाँ के स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिवार के सदस्य, शहीदों के परिवार के सदस्य, पद्म पुरस्कार विजेता और स्थानीय नागरिक शामिल रहेंगे। बाद में हर 15 अगस्त को हर एक अमृत सरोवर स्थल पर तिरंगा भी फहराया जाएगा। अब तक 43,000 से भी ज्यादा जगहों पर काम शुरू हो चुका है और इनमें से 10,642 जगहों पर काम पूरा हो चुका है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये इंसानों की भी प्यास बुझाता है, पशुओं की भी और धरती की भी। इसीलिए पानी है तो हम है, पानी नहीं तो हम भी नहीं। तो आपने जाना किस तरीके से पानी है तो हम हैं और इस ध्येय के साथ इस योजना की शुरुआत की गई और किस तरीके से इसका अभी तक क्रियान्वयन जो हुआ है वो भी आपने जाना। अब आइए यहाँ रुक लेते हैं डॉक्टर बी दुपारे जी का भी। डॉक्टर दुपारे, जानना चाहेंगे आपसे, सोयाबीन की खेती की अगर बात की जाए, क्या स्थिति हमारे देश में, और लगातार जिस तरीके से बात कही जाती है कि अब हमारी जो उपज है बेहतर हो सकती है या रकबा जो है उसमें कुछ इजाफा हो रहा है, क्या स्थिति आप देखते हैं अगर सोयाबीन की खेती की बात की जाए तो? मुकुल जी, सोयाबीन का विगत कुछ वर्षों में रुझान किसानों का बढ़ता जा रहा है। सोयाबीन का क्षेत्र भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये जो भी केवल परंपरागत रूप से केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान की फसल नहीं रही, ये इन राज्यों से कहीं बढ़कर दूर चली गई है। दक्षिणी राज्यों में इसका विकास तेजी से हो रहा है और इसका क्षेत्र है 12 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा, 120 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा ये बढ़ रहा है जी। और धीरे धीरे इसमें अनुसंधान किया जा रहा है और जो बढ़ते हुए क्षेत्र के अनुसार नए क्षेत्र के लिए तकनीकी का विकास और उसका प्रचार प्रसार का कार्य करने में हमारे वैज्ञानिक जुटे हुए हैं जी। और हम उसको समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास जी बिल्कुल। और उसके जो नतीजे हैं हमारे सामने आते हैं, किस तरीके से किसानों का जो मुनाफा है वो बढ़ रहा है सोयाबीन की खेती के जरिए। लेकिन उसमें कौन कौन से कृषि कार्य हम कर सकते हैं, अभी इस बारे में और जानकारी आपसे हम लेंगे डॉक्टर दुपारे जी। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। आज करीब 1 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर पर सोयाबीन बोई जा रही है और इस साल की पैदावार 1 करोड़ 40 लाख टन का आंकड़ा छू सकती है। शुरुआत में मध्य प्रदेश के किसानों के बीच ये ज्यादा लोकप्रिय हुई। बाद में महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात के अलावा कर्नाटक और उत्तरी तेलंगाना के किसानों ने इसे हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया है। वर्तमान में कुल तिलहनी फसलों में सोयाबीन का योगदान 42% है, जबकि तेल उत्पादन में ये 22% है। अभी सोयाबीन की फसल खेतों में लगी है। बेहतर पैदावार के लिए अच्छी देखभाल की जरूरत होगी। एक तो किसान समय समय पर अपने खेतों की निगरानी करते रहें और 3-4 जगह पर पौधों को हिलाकर देख लें कि कहीं खेत में इल्लियों का प्रकोप तो नहीं हो रहा है। अगर इल्लियां दिखाई दे तो उनकी अवस्था देख लें और फिर उसी के हिसाब से नियंत्रण के उपाय करें। इसके अलावा खेत में अंग्रेजी के अक्षरों के आकार वाले बर्ड पर्चेज लगवाएं। इन पर कीट भक्षी परिंदे आकर बैठेंगे और वो इल्लियों की संख्या को कम करने में मदद करेंगे। इस समय खरपतवार भी हो रहा होगा, लिहाजा उसे भी हटाते रहें। सोयाबीन में आमतौर पर 3 तरह की इल्लियां लगती हैं: चक्रभृंग, पत्ती खाने वाली इल्लियां और तना मक्खी। अगर सिर्फ चक्रभृंग लगा है तो शुरुआती अवस्था मेट्रोट्रोनिलिप्रोल 18.18 AC या थाइक्लोप्रिड 21.7 AC का छिड़काव करना होगा। चक्रभृंग के साथ अगर पत्ती खाने वाली इल्लियों का भी प्रकोप है तो क्लोरएंट्रानिलिप्रोल 9.30% और लैम्बडा साइहेलोथ्रिन 4.6% ZC का छिड़काव करेंगे। इन दवाओं से तना मक्खी का भी नियंत्रण हो जाएगा। हाँ, अगर सिर्फ तना मक्खी लगी है तो फिर थाइमेथोक्साम 12.6% और लैम्बर्ट साइहेलोथ्रिन 9.5% ZC का छिड़काव करना होगा। इनके अलावा सोयाबीन की फसल पर पीले मोज़ैक का खासा असर देखा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए ग्रसित पौधों को खेत से बाहर निकाल दें।
तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकते हैं सोयाबीन की खेती में, और जो समस्याएं हमारे किसानों के सामने आती हैं उनका समाधान कैसे हो सकता है, इस बारे में लगातार देखिए जो वैज्ञानिक हैं वो किसानों को जानकारी भी मुहैया कराते हैं अलग अलग माध्यम के जरिए। साथ ही यहाँ डॉक्टर मिश्रा आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि एक इस तरह की जो योजना है, जो हमारी अमृत सरोवर योजना है, कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ उनका सौंदर्यीकरण किया जाए, जीर्णोद्धार उनका किया जाए, और इसके साथ साथ एक संदेश भी है कि पानी है तो हम हैं। डॉक्टर मिश्रा। अच्छा, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि जल है तो कल है, एक बहुत बढ़िया नारा है। और मैं समझता हूं कि मनुष्य जीवन के जितने भी क्रियाकलाप हैं और ख़ास तौर से उसमें जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो जल के ही आसपास और इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। और मैं समझता हूं कि जल किसी भी कार्य के करने के लिए और ख़ास तौर से किसानों के लिए, खेती के लिए सबसे बड़ा जो है उपादेय है। और ये देखने में आ रहा था कि जैसे वातावरण परिवर्तन हो रहा है, उसके तहत कुछ क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती जा रही है। और जैसा कि साइक्लिक नेचर है वर्षा का भी, किसी स्थान पर कभी वर्षा अच्छी होती है और अगले 2-3-4 साल तक बारिश नहीं होती है। तो हमारे देश में पारंपरिक रूप से भी और वैसे भी देखें तो साधारण समझ की बात है कि आप अगर जब आपके पास जल वृष्टि होती है उस समय जल को संरक्षित करना है, हर प्रकार से संग्रहित करना है धरती के ऊपर और धरती के भीतर, दोनों ही स्थानों में, जो जिसे भूजल भी हम कहते हैं, संग्रहित करके, और भविष्य में अपने विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जल का प्रयोग करना आवश्यक होता था। तो इसमें एक कमी देखी गई पिछले कुछ सालों में, खासतौर से जब से भूजल का दोहन होने लगा ट्यूबवेल्स के द्वारा, और जब बटन दबाते ही पानी मिलता रहा तो लोगों ने थोड़ा सा जल के मितव्यतापूर्ण प्रयोग पे कम ध्यान दिया, जिससे कि जल भृत के स्तर भी नीचे बहुत ज्यादा चले गए। यानी एक तरीके से सदुपयोग जो है वो नहीं किया गया। बिल्कुल इस बारे में और जानकारी आपसे मैं लूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। नंद स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हैं, नियमित दर्शक हमारे कार्यक्रम के। मैं जानना ये चाहता हूँ, जल नहीं तो मेरा कल नहीं, तो ऐसी दशा में जो हम लोग ये वर्षा का पानी होता है किस प्रकार से हम सरोवर बनाए जिससे हम पानी स्टॉक कर सकें। और दूसरी चीज ऐसी कौन कौन सी फसलें जो बोए जिसमें हमारा कम पानी लगे। दूसरी चीज पानी की बर्बादी, तो मोटरसाइकिल धोने वाले पानी बर्बाद कर रहे हैं, ट्रैक्टर धोने वाले पानी बर्बाद कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी ब्रेक लगे। चलिए, बिल्कुल इस पर कैसे रोकथाम लगाई जा सकती है, दो सवाल इनके, क्या जानकारी देना चाहेंगे डॉक्टर मिश्रा? देखिए, पहले भी प्रोग्राम में मैं आता रहा हूं और किसानों को जल संग्रहण के बारे में बहुत जानकारी भी मैंने दी है। और जिसमें पहले मैं बात करता था कि खेत तालाब योजना एक सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना हुआ करती थी, जिसमें कि आपको 15 मीटर बाई 22 मीटर और 3.5 मीटर के तालाबों के ऊपर सरकारी अनुदान था और हर एक किसान उसको अपने खेत पे लगा सकता था। लेकिन जो आज हम चर्चा कर रहे हैं अमृत सरोवर योजना की, वो बड़े तालाबों के लिए है, जैसे कि कम्युनिटी तालाब गाँव में, पंचायती क्षेत्रों में बहुत सारे पहले से हुआ करते थे जी। और कुछ तो ऐसे सरोवर हैं, जैसे आप देखिए भोपाल के 3 तालाब हैं, वो विश्व प्रसिद्ध भी हैं, उनका क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है, उनकी जल की धारिता भी बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार के बड़े बड़े तालाब हर जिले में पाए जाते थे। लेकिन कालांतर में वे ऐसे उपेक्षा के शिकार हो गए, जिसकी वजह से उनमें गाद भर गई और उनमें जल की धारण की क्षमता कम हो गई। तो हर जिले में ऐसी 75 संरचनाओं को चिन्हित किया जा रहा है, और अगर नहीं है ऐसी संरचनाएं तो उनके यथास्थान उनका स्थान निर्धारित करके नई संरचनाओं को बनाने का और उनको हर प्रकार से उनका सौंदर्यीकरण करके, और जैसा कि अभी आपने बताया था कि आपने देखा कि 1 वर्ष के भीतर इस कार्य को पूर्ण करके अगले साल अगर हो सके तो वहां पर राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण करने का भी कार्य किया जाएगा। तो एक इस प्रकार से एक बहुत बड़ी जल राशि, जैसे मैंने अनुमान लगाया है कि 500 मिलियन घन मीटर जल के संसाधन का सृजन ये करना इसका उद्देश्य है। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़े स्तर पर जब हम बात करते हैं पानी को बचाने की और उस स्तर तक पहुंचने के लिए इस तरह के जो मिशन कहें, योजना कहें, इसका होना ज़रूरी था और इसी वजह से हम इसका असर भी देखते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, सोयाबीन की खेती की अगर बात की जाए, आपने बताया किस तरीके से इसका जो ज़ाहिर तौर पर उपज है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। इसमें कहीं ना कहीं जो किस्में हैं उनका काफ़ी योगदान रहता है, लेकिन अभी
अभी का जो समय चल रहा है उसको देखते हुए किस तरह की समस्याएं हैं जो किसानों के सामने आती हैं? क्या अभी किसी तरह की कोई रोग या बीमारी की भी समस्या है? मुकुल जी, इस समय पे हमारे सोयाबीन की खेती किए जाने वाले क्षेत्र में फसल की जो लगभग एक माह की फसल हो चुकी है और कई स्थानों पे इसके फूल आने की अवस्था में है जी। और अभी इस समय पे कई जगह से जो हमें सूचनाएं मिल रही है तो पीली मोजाइक की जो बीमारी आती है, वायरस जनित जो बीमारी है, वो दिखाई दे रही है। मैं किसानों को समझाने के हिसाब से इसका एक पौधा भी निकाल के लाया हूँ, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये इस प्रकार की चितकबरी पत्तियां हो जाती है और इसमें ये ऐसे पौधे आपको दूर से ही दिखाई देते हैं आपके फसल में। तो इसका नियंत्रण बहुत ही आसान इसलिए है कि अगर शुरुआत की अवस्था में ऐसे पौधे यदि आपको दिखते हैं जी, कम पे जब आप रहते हैं, तो ऐसे पौधों को आप खेत से अपने उखाड़ के बाहर कर दे, निष्कासित कर दे, तो इससे हम ये बीमारी को दूसरे स्वस्थ पौधे में फैलने से हम बचा सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि इसके ऊपर जो सफेद मक्खी या सफेद मच्छर भी जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं, वो बैठती है और वो यहाँ से इस पौधे से ग्रसित जो पौधा, ये वायरस इसमें होता है, इसमें से रस चूस के दूसरे स्वस्थ पौधे पे या हरे पौधे पे जाके बैठ जाती है और वहां पे वो वायरस छोड़ देती है। तो धीरे धीरे कुछ दिनों में हमारी जो पूरी सोयाबीन की फसल है वायरस से ग्रसित हो जाती है। तो ये इस तरह का वायरस दूसरे हमारे जो पौधे हैं उन तक ना पहुंचे, खेत में ना फैले, इसलिए जरूरी कि उसको हम जड़ से निकालकर अलग कर दें। अगर खेत में इस तरह के आपको शुरुआती तौर पर पौधे नजर आते हैं तो फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका रमेश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर ये जानकारी लेना चाह रहे हैं सर कि निजी जगह में हम तालाब बनवाना चाह रहे हैं, उसमें कुछ सब्सिडी मिलेगी क्या? चलिए, कुछ अनुदान क्या मिल सकता है अगर अपनी निजी जगह में ये चाहते हैं एक तालाब का निर्माण कराया जाए, तो क्या इनको वित्तीय सहायता मिल सकती है? डॉक्टर मिश्रा, जिस प्रकार की चर्चा आज हम कर रहे हैं अमृत सरोवर योजना के बारे में, उसके तहत तो नहीं, लेकिन पहले भी प्रोग्राम्स में हमने बताया है कि खेत तालाब योजना के अंतर्गत किसानों को छोटे तालाब अपने खेतों पर बनाने के लिए योजना का प्रावधान किया गया था जी। तो वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये आप अपने जिले के कृषि अधिकारी के को संपर्क करें और वहां से आपको उसके एक कंपोनेंट है जिसमें कि तालाब बनाने के लिए आपको अनुदान भी प्राप्त हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की तरफ से, उनका उद्देश्य यही कि हमारे जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिल सके और उसके लिए हमें सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना होगा इस जानकारी को लेने के लिए, और साथ ही हेलो किसान के माध्यम से भी लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना के बारे में और कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी सोयाबीन की खेती में कर सकते हैं अगर आप इसकी अच्छी उपज लेना चाहते हैं। तो यहाँ डॉक्टर मिश्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आप लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं अमृत सरोवर योजना के बारे में, हमारे देश में देखा जाता है कि जहाँ पानी जो अधिकता रहती है वहाँ कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग होने लगता है या वो खराब होता रहता है, व्यर्थ बहता रहता है। ऐसे में जो हमारी अमृत सरोवर योजना है, इसके तहत जो पानी इकट्ठा होगा जिसका संरक्षण हम करेंगे, उसका किस तरीके से उपयोग किया जाएगा?
जी हाँ, बिल्कुल। जो अमृत सरोवर योजना है, जिसमें कि एक तालाब की धारिता लगभग 10,000 घन मीटर के आसपास होने वाली है, तो वो जो जल उपलब्ध होगा, सर्वप्रथम तो वो जल हमारे भूजल को पुनर्भरित करेगा। यानी कि आप देख ही रहे हैं कि देश में लगभग 141 ब्लॉक ऐसे हैं जो ग्राउंड वाटर के लिए ग्रे वाटर या ब्लैक उसमें बना दिए गए, उनमें क्रांतिक स्तर से नीचे चला गया है। तो सबसे पहला फायदा जो लाभ होने वाला है कि ऐसी बड़ी जल संग्रहण संरचनाओं को जो उनके निर्धारित स्थान पर जब हम बनाएंगे, तो वो जल जो होगा इकट्ठा रहेगा और धीरे धीरे करके, आपको मालूम है कि जो धरती के अंदर जल का रिसाव या प्रसरवण जो है वो बहुत धीरे धीरे होता है जी। तो जब अधिक समय तक यानी अपॉर्चुनिटी टाइम ज्यादा मिलेगा, तो वो पहले तो ग्राउंड वाटर को सैचुरेट करेगा। तो जो हमारा जलभृत का जो स्तर है बहुत नीचे चला गया है, वो धीरे धीरे करके ऊपर आना शुरू हो जाएगा जी। तो सबसे बड़ा जो महत्व की बात जो है इसकी इस योजना की ये है कि हमारे जो ग्राउंड वाटर में जो क्रांतिक स्तर से नीचे चले गए ऐसे ब्लॉक हैं, वहाँ पे जल का जो तल है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा जी। उससे फिर किसानों को जल अपने ट्यूबवेल में अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त जो जल अगर उपलब्ध है तो विभिन्न प्रकार से उन्हें हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें खेती के लिए उपलब्ध जल शामिल है। जैसे कि हमने पहले भी बताया है और आज भी बताना चाहते हैं कि देवास मॉडल एक बड़ा सफल मॉडल है, जिसमें देवास के किसानों ने ट्यूबवेल तकनीकी को तिलांजलि दे दी, उनको खत्म कर दिया और लगभग 4-4 एकड़ के बड़े तालाबों को खोदा और उसमें बरसात के सीजन में जल को इकट्ठा किया और उससे फिर उन्हें जो समस्याएं आ रही थी ग्राउंड वाटर के साथ जो सिंचाई करते थे, तब उस समस्याओं से छुटकारा मिल गया। यानी कि जल की ये संरचनाएं जो है किसानों को खेती के लिए भी जल उपलब्ध करवाने में सक्षम है जी। यानी इसके तहत देखिए सदुपयोग जो है वो हो सकेगा, यानी जहां जहां आप इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तो जो रिसाइकिल प्रोसेस है उसके बारे में भी हमारे जो किसान हैं वो जागरूक हो रहे हैं, कैसे इसका आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग उपयोग में आप इसको ला सकते हैं। और ख़ासतौर से जब बात की जाती है कि कैसे जो किसान है और ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, अपनी लागत को अगर कम करने की बात होती है, मुनाफे को बढ़ाने की बात होती है, और जो किसान सोयाबीन की खेती करते हैं उस बारे में डॉक्टर दुपारे आपसे हम चाहेंगे। आपने पहले पीला मोज़ेक के बारे में तो जानकारी दी थी, लेकिन क्या अभी जो शुरुआती अवस्था है, जैसे करीब 1 महीने का वक्त हुआ है या इससे ज्यादा की अवस्था हुई है, तो क्या इस वक्त भी जो खरपतवार की समस्या कुछ आ सकती है? खरपतवार प्रबंधन के जो उपाय हमें अपनाने होते हैं, शुरुआती तौर पे अपनाने होते हैं। जब हमारी जो सोयाबीन की फसल में 1 महीने तक हम डोरा चल सकते हैं या खरपतवार प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। अधिकतर देखा जाए तो 40 दिन तक के लिए। उसके बाद में क्या होता है कि सोयाबीन की फसल हमारी इतनी बड़ी हो जाती है कि जो घास है या चारा है खरपतवार के उगते हैं उसको अपने आप दबा देती है, तो वो उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन शुरुआती जो अवस्था में हमें खरपतवार प्रबंधन के उपाय अपनाने पड़ते हैं। उसमें विशेष रूप से 3 तरीके से हम कर सकते हैं, हाथ से निंदाई या डोरा या कुल्पा चलाना, और उसके बाद में जो भी सोयाबीन की फसल में अनुशंसित खरपतवार नाशक है उसका प्रयोग करके हम खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं और सोयाबीन में होने वाले नुकसान को हम टाल सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन नुकसान की जो संभावना है हम देखते हैं इल्लियों की वजह से भी कभी कभी सामने आती है, उसके रोकथाम के लिए क्या किया जाए? जी, अभी सोयाबीन की फसल पे प्रमुखता अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की पत्ती खाने वाली इल्लियां आपको दिखाई देती है और इस समय भी ये प्रकोप हो रहा है कई क्षेत्रों में जी। और इसमें विशेष रूप से जो सेमिलुपर इल्ली है, और दूसरी जो है तम्बाकू की इल्ली जिसको कि स्पोडोप्टेरा लिटूरा कहते हैं, और तीसरी जो है हेलियोथिस या चने की इल्ली। ये 3 प्रकार की इल्लियां जो कि पत्ती खाते हैं और उससे जो हमारा जो बढ़वार उसकी रुक जाती है, फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं हो पाता है और हमें नुकसान होता है। तो इसके लिए कई प्रकार के जो रसायन है, रासायनिक दवाइयाँ, ये हम अनुशंसा करते हैं और उसका जो छिड़काव करते हैं उसके कई सारे कॉम्बिनेशन आपने शुरुआत में जो रिपोर्ट बताई है उसमें भी आपने बताया कि चक्रभृंग है और उसके साथ में पत्ती खाने वाली इल्लियां है। तो उसके लिए हमारी जो कई प्रकार की जो दवाइयाँ एक साथ दोनों प्रकार की इल्लियों को नियंत्रित कर लेती है। और उसके साथ में अभी इस समय पे हम देख रहे हैं कि जो चक्रभृंग है या रिंग कटर या आम भाषा में लोग इसको कहते हैं चक्रभृंग, तो उसका प्रकोप बना हुआ है
और ये भी आपको दूर से ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पत्तियां दूर से, इसके ऊपर ये जो 2 प्रकार की रिंग बनी हुई है जी। तो दूर से इस प्रकार की रिंग जो मुरझाई हुई पत्तियां आपको दिखाई देती है। तो अगर हमने शुरुआत से ही हम अपनी फसल की निगरानी करते रहे, ये काम बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए आपको ये करना है कि खेत में जाना है, 3-4 जगह पे जब ऐसे पत्तियां दिखते उसको तोड़ के देख ले, और इसका मतलब आपके खेत में जो चक्रवृद्धि का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। और इसी अवस्था में हमें ये करना है कि जो अनुशंसित रसायन है, खासतौर से इसमें थाइक्लोप्रिड है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोफेनोफास है, ऐसी दवाइयाँ आप ले और इसका तुरंत अपनी फसल पे छिड़काव करना है। लेकिन ये सब करना है 1 सप्ताह के अंदर अंदर, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में। जी, मैं आपको बता रहा था कि ये जो रिंग बनी हुई है, ये जो इसके अंदर इल्ली रहती है, ये यहाँ से लेके तने में घुसना शुरू कर देती है। और एक बार ये तने में घुस जाए तो फिर उसके बाद में उसको नियंत्रित कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो जो भी करना है, हम तो ये कहते कि ऐसे जो पत्तियां, ग्रसित पत्तियां हैं, जो डंठल, इसको तने से तोड़ के इकट्ठा अगर कर दे तो हम इस प्रकार से इसका जीवन चक्र हम तोड़ सकते हैं, तने में घुसने से रोक सकते हैं। जी, यानी निगरानी जो है वो हमें लगातार रखनी होगी, और उसके बाद देखिए किस तरीके से आप इसका जो नियंत्रण है वो भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर मिश्रा, आपसे भी हम समझना चाहेंगे और बेहतर तरीके से, लगातार जो हम बात करते हैं कि अलग अलग जलाशय हैं, तालाब हैं, इस बारे में आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं राम सिंह जी? सर जी, सोयाबीन की फसल में जगह पीले पीले ताप हो रहे हैं, इसकी जानकारी लेने जा रहे थे। जो पौधे हैं वो पीले पड़ रहे हैं? हाँ, जो पौधे हैं वो पीले पड़ रहे हैं? हाँ। चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर दुपारी जी शाहजहांपुर से हमारे साथ राम सिंह जी जुड़े हैं और बता रहे हैं जो पौधे हैं वो पीले पड़ रहे हैं, क्या पीला मोज़ेक के कारण है या कोई और वजह हो सकती है? इस समय पे तो शाहजहांपुर जिले के भी हमारे पास है, ये पीली मोज़ेक की बीमारी चल ही रही है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में ऐसे है कि पीले इस तरह से भी पड़ रहे हैं कि लगातार जो बारिश हो रही है, पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, तो जलभराव की स्थिति कई जगह पे हो गई थी। तो ज्यादा बारिश की वजह से भी पत्तियां पीली पड़ती है। लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं वो ये जानते हैं कि अगर एक जैसी, एक समान रूप से जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो ये वायरस की बीमारी उसको ना समझे। ये होता है कि जो पोषक तत्वों की कमी से इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन यदि हमारे किसान भाई देख रहे हैं कि पत्तियां पीली तो पड़ गई है, लेकिन वो चितकबरी है, कहीं हरी है, कहीं पीली है, तो आप मान लीजिए और वो थोड़ी सी कड़क हो जाती है, तो ये वायरस की बीमारी हो सकती है जी। और ऐसे समय पे हमें नियंत्रण के उपाय अपनाने चाहिए। चलिए, बिल्कुल। देखिए, नियंत्रण जो है वो हमें ज़रूर यहाँ करना चाहिए। और साथ ही यहाँ डॉक्टर मिश्रा, आपसे हम जानकारी ले रहे थे अमृत सरोवर योजना के बारे में, जिस तरीके से एक बड़े स्तर पर इसको मिशन मोड में जो है लागू किया गया है सरकार द्वारा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 6 और भी मंत्रालय हैं जल शक्ति मंत्रालय के अलावा, जिनका समावेश इसमें नज़र आता है। फिर चाहे हम मनरेगा की बात करें या दूसरी जो और विकासपूर्ण योजनाएं हैं, तो कहीं ना कहीं एक उद्देश्य ये भी है कि रोजगार का जो सृजन है वो भी हो सकेगा इसके साथ साथ। हाँ जी, बिल्कुल। मनरेगा में किसान जो हमारे मजदूर किसान हैं, उनका 100 दिनों का जो निश्चित तौर पर जो रोजगार देने का जो कार्य चल रहा था, तो उसमें जहाँ पर भी आप देखें गांव में इधर उधर कहीं कोई खुदाई कराना या कोई कार्य कराना या मेड़बंदी कराना या कोई तालाबों का निर्माण करना या इस तरीके के कार्य हुआ करते थे। लेकिन वो तालाब बहुत छोटे छोटे रहते थे और उनमें कई बार ऐसा भी देखा जा रहा था कि शायद जो नया निर्माण हो चुका होता है, कहीं रोड बन जाती है या कई घर बन जाते हैं, तो जल जो उसमें प्रविष्ट होना चाहिए था उन संरचनाओं में, वो नहीं हो पाता था जी। अर्थात उस पे जो प्लानिंग का था और जो प्रॉपर जिसको हम लोग डिजाइन की बात करते हैं, उसकी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। तो यद्यपि कि मजदूरों को रोजगार मिलता था, कार्य भी किया जाता था,
और छोटे मोटे सेसपूल बन जाते थे जो कि बारिश में जरूर भरते थे, लेकिन वो जो अपेक्षित जो उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये इसमें जो है, जो अभी आपने बताया ना, जो 6 विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञों का जो डिपार्टमेंट है, जिसमें भूमि विभाग भी है, जल संसाधन मंत्रालय है और आपका एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री भी है, तो और जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो वो कंपोनेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट वाला कंपोनेंट जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग, तो ये इन सबके सहयोग, समवेत सहयोग से जो अब हम कार्य करने जा रहे हैं कि 75 बड़ी संरचनाएं हर जिले में उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि जल संसाधन कितना बढ़ जाएगा और साथ में भूमिगत जल संसाधन में भी बहुत वृद्धि हो जाएगी। यानी जो एक बड़ी समस्या है, जो हमारा भूजल स्तर में गिरावट हम देखते जा रहे हैं, उसका भी और मैं और जैसे बता रहा था कि जो मजदूर या किसान मजदूर, मैं उनको बोलता हूँ, वो किसान मजदूर जो अपना श्रमदान करके इसको बड़ा बनाएंगे और सौंदर्यीकरण का भी कार्य करेंगे, तो उनको जो रोजगार मिलेगा वो बड़ा ही जो है मतलब बहुत अच्छे परिणाम देगा। जी, श्रमिकों के लिए भी देखिए किस तरीके से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल हमारे साथ रामचंद्र जी जुड़े हैं बस्तर छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामचंद्र जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो सर। जी सर, अभी बुआई कर सकते हैं, उसमें क्या क्या का तो दवाई का बीज और खाद डालने। सोयाबीन की आप जानकारी लेना चाह रहे हैं कि उसकी बुआई अभी हो सकती है या नहीं? जी सर। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर दुपारी, क्या जानकारी देना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसी 75 किस्में हैं जिनका अभी भी समय हम मान सकते हैं? नहीं, हमारे किसान भाई जो जुड़े हैं उनसे मैं बताना चाहूँगा कि सोयाबीन की बोनी के लिए, चूंकि ये वर्षा आधारित फसल है, प्रमुख रूप से जो उत्पादन लेने के लिए लेते हैं, तो जून महीने के दूसरे सप्ताह से लेकर जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक इसकी बोनी का सबसे उपयुक्त समय होता है। और उसके बाद में यदि हम विलंब से बोनी करते हैं तो 10-12 दिन तो हो सकता है, लेकिन अभी जो है अगस्त का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है, तो इस समय पे सोयाबीन की बोनी करना उतना फायदेमंद नहीं होगा। तो ये बोनी का समय नहीं है। लेकिन कई बार जो किसान जो है, जो बीज उत्पादन के लिए प्रोटेक्टिव कंडीशन में करते हैं, लेकिन उसके लिए भी ये समय उपयुक्त नहीं है जी। तो अभी इसकी बोनी ना करें। चलिए बिल्कुल रामचंद्र जी, हम उम्मीद करते हैं आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको यहाँ मिल पाया होगा। अभी जो है बुआई का समय नहीं है, और उचित समय से अगर आप बुआई करते हैं तो अच्छा ना सिर्फ उपज आपको मिल सकती है, बल्कि तमाम जो प्रबंधन कार्य हैं वो भी आप बेहद प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता यही कि आप समय पर कोई भी फसल है उसकी बुआई करें, उचित समय उसका जान लें, उसके बाद ही उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। फिलहाल समय यहाँ पर हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं,
आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना के बारे में और साथ ही सोयाबीन की खेती आप बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से कृषि कार्य आप इस समय कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं हिसार हरियाणा से। राम प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था, मैं हरियाणा हिसार से राम प्रसाद देरवाल बहुत गाँव है किसान, तो हरियाणा में भी सोयाबीन की खेती हो सकती है क्या? चलिए, हरियाणा में सोयाबीन की खेती हो सकती है नहीं, ये जानकारी लेना चाह रहे हैं डॉक्टर उपारे, क्या जानकारी देना चाहेंगे? हरियाणा और पंजाब की उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब और हरियाणा जो राज्य है सोयाबीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पे सोयाबीन की खेती की जा सकती है और उसके लिए जो है या उत्पादन तकनीक इसकी जानकारी देने के लिए हमारा जो अखिल भारत समन्वित सोयाबीन परियोजना सेंटर है, नाम है, और वहाँ से जो विकसित की गई कई सारी इसमें विकसित की गई है। एसएल जो सीरीज है हमारी सोयाबीन की, एसएल सोयाबीन जिसको कहते हैं सोयाबीन लुधियाना, तो वो कई सारी जो किस्में हमारे जो उत्तर मैदानी क्षेत्र है जिसमें कि पंजाब हरियाणा आता है, वहाँ के लिए आप ले सकते हैं और उसकी संपूर्ण जानकारी हमारे जो लुधियाना सेंटर से आप ले सकते हैं। और आपका बिल्कुल सही है, आप हरियाणा बहुत ही उपयुक्त राज्य है, आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। जी बिल्कुल, बेहतर उत्पादन देखिए जो है आप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन उन्नत किस्म का चयन आपको करना होगा। यानी सही समय पर जो सही कार्य आप अगर करते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है। और इसी तरीके से ही अगर हम यहाँ देखते हैं डॉक्टर मिश्रा, हमने सरोवर को भी देखा जाए, इस बार हमने जैसे देखा जो मानसून है मौसम विभाग द्वारा बताया गया कि सामान्य रहेगा और कई जगह हमने देखा जो असामान्य वितरण भी नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ायदा इसका भी हमारे जो किसान हैं ले सकते हैं। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि यद्यपि कि बहुत सारे राज्यों में इस बार वर्षा का वितरण जो है बदल गया है और यहाँ तक कि राजस्थान के कई जिलों में भी अधिक जल वृष्टि हुई है और जो बाढ़ का भी रूप ले चुकी है, लेकिन जब आपके पास संसाधन उपलब्ध है और आपके पास उनको संरक्षित करने के लिए संरचनाएं भी उपलब्ध है, जैसे कि आप ये सोचें कि अगर जो तालाब पहले से गाद से भर चुके हैं, अगर हमने उनको पहले से ही गहरा करके रखा तो अधिक वृष्टि की अवस्था में वो ज्यादा जल संरक्षित कर लेंगे जी। और जितना ही ज्यादा अधिक जल संरक्षित आप कर लेंगे उतना ही आपको काम में आएगा, क्योंकि हो न हो अगले साल उतनी बारिश होगी या नहीं होगी, ऐसा कि वर्षा के वितरण की असमानता से हम जानते हैं जी। तो इसी प्रकार की तजवीज या तकनीकियों को अपनाते हुए हमारे देश के लगभग हर प्रदेश में किसी न किसी नाम से जल संग्रहण संरचनाएं पहले भी होती थी, लेकिन उन पे ध्यान देना लगभग बंद कर दिया गया था जी। एक बार हम पुनः उन्हीं संरचनाओं को और उन्हीं व्यवस्थाओं को पुनर्नवीनीकृत कर रहे हैं या पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें डॉक्टर के मिश्रा अगर देखा जाए जो तकनीक की अगर हम बात करते हैं, संरचना की अगर बात की जाए, जो उसमें एक वैज्ञानिक पहलू को देखा जाए, आमतौर पर एक किसान जो है शायद काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो गड्ढा खोद कर वो कोशिश कर लेते हैं कि इसको तालाब के रूप में इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसमें जब संरचना के हम तकनीकी ज्ञान की बात करते हैं, किस तरीके से इसमें और बेहतर तरीके से जो वर्षा जल की बात की जाए या पानी की हम सामान्य तौर पर जल की बात करते हैं तो उसकी गुणवत्ता का ख्याल रखा जा सकता है? हाँ देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि छोटी संरचनाएं कि हर किसान अपने खेतों पे बना सकता है। अब यदि वो चाहे तो हर खेत में एक छोटा सा अगर वर्षा जल अधिक होता है तो सोक पिट जिसे हम कहते हैं बना सकता है, लेकिन उससे उसे आने वाले समय में त्वरित जल की आपूर्ति नहीं होगी। जल की आपूर्ति तभी होगी जब वो जल उपलब्ध रहेगा, जैसे हम पीने के लिए भी देखते हैं कि उसकी तली के द्वारा रिसाव ना हो जाए। तो अगर आपको इस प्रकार की छोटी संरचना में अगर जल संरक्षण करना है और किसी किसान के पास 5, 6 या 10 एकड़
एकड़ खेत है तो उन्हें पता है कि खेत का ढलान किस तरफ है। सबसे निचली जगह में ही तालाब बनाने की संस्कृति हम लोग करते रहे हैं, परंतु इसके अतिरिक्त जो अधिक मात्रा में जो पंचायती लैंड से और बहुत सारी जगहों से जो जल बाहर निकल जाता था, ग्राम का जो गांव की जो बाउंड्री है उसको छोड़ के बाहर चला जाता था, अब वो कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र की बाउंड्री के अंदर ही संरक्षित रहेगा। और जो बड़ी संरचनाएं होती हैं वे एक निकाय बन जाते हैं, यानी कि सिस्टम बन जाते हैं, और उन सिस्टम्स में बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें कि इकोलॉजिकल और पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र एक डेवलप हो जाता है। तो उस प्रकार की संरचनाएं जो बड़ी बड़ी संरचनाएं बनेंगी वो एक नए, इसीलिए उसमें पर्यावरण मंत्रालय का भी जो है समावेश किया गया है, और एक इस तरीके का अब राष्ट्रीय चेतना के जो केंद्र बन जाएंगे, वो एक मॉडल जो तालाब या जो संरचना बन रही है अमृत सरोवर जिसको नाम दिया जा रहा है, और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों के का भी स्थान रहेगा। और यदि आप देखें तो उसके चारों तरफ का वातावरण इतना अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि शाम को ग्राम के सभी लोग को घूमने के लिए या बैठने के लिए या किसी प्रकार के बैठक या मीटिंग या किसी भी को संपादित करने के लिए वो एक अच्छी सुविधाजनक जगह की भी का क्रिएशन हम लोग, यानी हम मान सकते हैं आने वाले समय में हर एक जिले में करीब 70 से अधिक 75 जैसा आपने बताया, तो कई ऐसे आकर्षण के जो केंद्र हैं वो हमें नजर आ सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के सागर से, विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विपिन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी नमस्ते सर, मैं सोयाबीन के बारे में जानना चाह रहा था जी। 2-3 साल से हो रहा है सोयाबीन में सर कि जो सोयाबीन की फली रहती है सर वो हरी रहती है और पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, मतलब दाना तैयार होता ही नहीं है उससे पहले पत्ते गिर जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे फसल काटने को तैयार हो चुकी जबकि दाना पकता नहीं है। तो इसका कारण क्या है और इस बार ना हो इसमें हम इस बार क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 साल से लगातार ऐसा हो रहा है। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर त्रिपाठी जी क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? जी, पिछले 2 साल से क्या है कि मौसम की जो जलवायु परिवर्तन की जो हम बात करते हैं, विपरीत मौसम हमारे प्रदेश में या देश में रहा है, और जो एक प्रकार से बदलाव आप तुरंत देखने को मिल रहा है। आमतौर पे ऐसे होता था कि सोयाबीन की फसल में सूखा रहता था, लेकिन पिछले 2 साल लगातार ये हो रहा है कि जो पकने की समय पे इतनी लगातार वर्षा हो रही है जी कि फसल कटाई की हो रहा है लेकिन पानी गिरते जा रहा है, तो उसके कारण हम कटाई भी नहीं कर पा रहे। ये जो मौसम जो बदल गया है और उसके साथ में कई प्रकार की बीमारियां भी आपको देखने को मिल रही है जी। एक तो जो भी जैसे वैसे हमारी सोयाबीन पक जाती है और उसमें गुणवत्ता में भी कमी आती है और उसके पकने की अवधि भी बढ़ जाती है। तो ये इसको मौसम को हम बदल तो नहीं सकते, उसमें तो कुछ ये नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब बोनी में हमें पद्धति में अपने को बदलाव लाना पड़ेगा जी। तो हम लोग ये इसकी अनुशंसा करने लग गए हैं कि जो बोनी की पद्धति में बीबीएफ पद्धति या रीच फरो पद्धति से सोयाबीन बोनी करें, जिससे कि हम जो विपरीत मौसम में जो होने वाला नुकसान है, जैसे अगर अधिक वर्षा होती है तो जो बीबीएफ पद्धति से जो नालियां बनती है उससे हम पानी का निकास कर सकते हैं, जल निकास कर सकते हैं, और कम पानी जब सूखे की स्थिति होती है उस समय जल संचयन का काम हो जाता है। तो इस तरह से हम फसल का प्रबंधन तो कर सकते हैं जी। लेकिन जो रोग जो है कभी कभार हो जाते स्थिति में रोग भी आते हैं, तो हम लोग उसके लिए जो पहले से ही नियंत्रण के उपाय अपनाने की सलाह देते हैं, यानी पहले से ही हमें जो तैयारी है वो रखनी होगी। और इस बार जैसा कि आपने बताया भी डॉक्टर त्रिपाठी कि कई जगह हमने देखा जो बारिश है वो ज्यादा भी हुई है और कई जगह कम भी है। ऐसी स्थिति में किस तरीके से हमारी जो फसल है वो प्रभावित होती है? अगर पानी कुछ दिन या कुछ समय के लिए अगर हमारी फसल में खड़ा रह जाए, क्या स्थिति हो सकती है इससे? अगर ज्यादा दिन तक 3-4 दिन से अधिक समय तक अगर अपने खेत में पानी जमा रहे या जल भराव की स्थिति रहे तो हमारी फसल की जो तने हैं या फसल सड़ना शुरू हो जाती है जी। तो सोयाबीन मतलब सूखे के लिए तो सहनशील है लेकिन जल भराव के लिए सहनशील नहीं है। अधिक समय तक पानी जमा नहीं रहना चाहिए हमारे खेत में, तो जल निकास की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी
जी बिल्कुल, जल निकासी की व्यवस्था बेहद ज़रूरी। और ये एक उदाहरण भी है, देखिए कि जो हम कहते हैं कि जो जब किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है, अति जब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होने लगता है। और ये स्थिति हमने देखी डॉक्टर ए के मिश्रा कि हमने किस तरीके से जो पानी है उसका दुरुपयोग हम करने लगे। हम सतही सिंचाई करते थे और पानी जो है लगातार बहता रहता था, खेतों में भरता रहता था। लेकिन अब शायद आवश्यकता जो महसूस करने लगे हैं किसान भी, वो भी अब एक नए पैटर्न पर आ रहे हैं। वो भी उन फसलों का चयन कर रहे हैं जिसमें पानी की आवश्यकता जो है वो कम है, क्योंकि पानी के साथ साथ उनकी लागत भी जुड़ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। पानी को उत्थापित करने के लिए इस समय चाहे पेट्रोल की डीजल की बात करें या बिजली की बात करें, तो उसमें इस समय काफ़ी खर्चा आ रहा है। इसलिए निर्धारित मात्रा में जल का प्रयोग करना ही संस्तुत है। और यदि कहीं पर जैसे जल भराव की स्थिति आ जाती है तो निश्चित तौर पर जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए किसानों को। और किसान भाई ये भी कर सकते हैं ना कि वो निष्कासित जल को कहीं इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें अगले दिन या अगली फसल में फिर जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जो कार्य हम अपने किसानों को जल संरक्षण के लिए पहले से प्रेरित करते रहे हैं, चाहे खेत तालाब बना के या इन सीटू वाटर कंजर्वेशन के लिए या वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, वो सारी प्रविधियां अपनाना है। और इसके साथ साथ जो मितव्यतापूर्ण जल है, यानी कि जो नई तकनीकियां हैं जिसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप का भी नाम आता है, और चाहे आज सब सरफेस ड्रिप पे हम लोग चले गए हैं, उसका भी प्रयोग करना उचित है और लाभदायक भी है। जी, यानी हर एक वो माध्यम हमें अपनाना होगा जिसके जरिए हम पानी की एक बूंद भी जो है अगर उसे बचा सकते हैं तो ये बेहद ज़रूरी। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ जो किसान हैं उन्हीं का योगदान, आपका भी योगदान चाहिए, हमारा भी योगदान चाहिए। और तभी हम कह सकते हैं कि जो सहभागिता है उसके बाद ही इस पूरे तरीके को अगर देखा जाए, जो मिशन है उसको और ज़्यादा हम सफल बना सकेंगे। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे हमारे जो दोनों विषय हैं इनके बारे में। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं सोयाबीन की खेती अगर आप करते हैं कौन कौन से कृषि कार्य आपको अभी करने होंगे जिससे बेहतर उपज मिल सके। साथ ही प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना किस तरीके से इस योजना को मिशन मोड में लागू किया गया है। और अब से पहले अगर देखा जाए डॉक्टर ए के मिश्रा, कई तरह की जो योजनाएं हैं वो आती थी, लेकिन धरातल पर वो किस तरीके से पहुँच पा रही हैं इसकी शायद ना तो निगरानी की जाती थी और ना ही जो एक कल्पना की जाती थी उनका क्रियान्वयन उस तरीके से हो पाता था। लेकिन प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना की अगर बात की जाए तो यहाँ हम मान सकते हैं कि निगरानी जो है वो लगातार केंद्र सरकार के जरिए होगी, तो उस वजह से और भी ज़्यादा ना सिर्फ सख्ती के साथ बल्कि एक हम कह सकते हैं कि समय रहते
जो एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसको पूरा किया जा रहा है? अवश्य मैं समझता हूं कि अगले वर्ष 15 अगस्त तक ये जितनी भी संरचनाएं प्रस्तावित की गई हैं उनका कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। और ये भी प्रस्तावित किया गया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वहाँ पर उसी क्षेत्र के विशेष गणमान्य लोगों के द्वारा ध्वजारोहण भी किया जाए। अर्थात मिशन मोड का मतलब यह है कि आपने कार्य को लिया और उसके हर प्रकार से वैज्ञानिक रूप से जिस प्रकार से भी संभव है प्लानिंग किया और उसको कार्य को संपूर्ण करके 1 वर्ष के अंदर वहाँ पे इस प्रकार से उसको चला देना, प्रचालन में ला देना है। ये इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। और मैं समझता हूं कि 50,000 बड़े तालाबों का सृजन जब हमारे देश में 1 साल के भीतर हो जाएगा तो बाकी बची हुई संरचनाएं भी, अगर जो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो बहुत सारी ऐसी संरचनाएं भी हैं जो इसमें भले ही अगर चिन्हित नहीं हो पाएंगी तो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर देश में उन सारी संरचनाओं को हम पुनर्जीवित करने में सफल हो जाएंगे। और मैं समझता हूं कि उससे मिलने वाले जितने भी जो लाभ हैं और हर प्रकार के लाभ उससे मिल सकते हैं। और जैसा पहले प्रोग्राम में शुरू में बताया गया कि जल है तो कल है और जल ही हर कार्य का जो है, हर कार्य की धुरी है मैं समझता हूं। तो वो सारे लाभ जो है ग्रामीण क्षेत्र में और इसके साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी, ऐसा नहीं है कि अब शहरी क्षेत्रों में भी नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी ऐसी जल संग्रहण संरचनाओं का उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनका सौंदर्यीकरण तक का काम यहाँ तक कि दिल्ली जैसे शहर में या बड़े शहरों में भी करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जो पानी है देखिए वो सबके लिए समान है, वही अमृत है और बिना पानी के अब हम कल्पना नहीं कर सकते इस जीवन की, इसलिए इसका जो महत्व है और बेहतर तरीके से हमें जानना होगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर ठंडी के जो दिन में आती है अभी दिसंबर में, नवंबर में जी, तो वो सोयाबीन ले सकते क्या आप? सर्दी में आप जानना चाह रहे हैं क्या सोयाबीन की खेती की जा सकती है या नहीं? डॉक्टर दुपारे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं ज्ञानेश्वर जी और जानना चाह रहे हैं जो ठंडी का जब दिन आता है तो क्या ऐसे में भी इसकी हम खेती कर सकते हैं? ज्ञानेश्वर जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो सोयाबीन की खेती प्रारंभिक रूप से खरीफ के मौसम में ली जाने वाली फसल है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई हैं जो कि बीज उत्पादन के लिए जो ऑफ सीजन में या बीज उत्पादन के लिए ऐसे मौसम में खेती करते हैं। और महाराष्ट्र में भी पिछले साल राज्य सरकार द्वारा इसका प्रमोशन किया गया था क्योंकि बीज की दिक्कत थी, जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 2 साल से बीज की गुणवत्ता विपरीत मौसम के कारण खराब हो गई थी। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि जैसे दिसंबर के बाद में हम इसकी बोनी करें, उससे पहले इसकी नहीं करें सोयाबीन की बोनी, और वो भी प्रोटेक्टेड कंडीशन में रहे, उसकी सतत निगरानी करते रहे, क्योंकि इस समय पे जो दूसरे खरीफ का मौसम छोड़ के दूसरे मौसम में यदि हम खेती करते हैं तो उतनी लाभकारी या उतना उत्पादन नहीं मिल पाता। तो बीज उत्पादन के लिए तो ठीक है और उसमें बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार का रोग या कीड़ा आता है तो उसका समय पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए समय पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी, तभी अच्छी उपज जो है आपको मिल सकेगी। और साथ ही यहाँ डॉक्टर दुपारे जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने सोयाबीन में किस तरीके जो कृषि कार्य आप कर सकते हैं और कैसे अपनी फसल को अलग अलग कीट या जो बीमारी हैं उनसे भी बचा सकते हैं। और साथ ही यहाँ डॉक्टर मिश्रा आपसे भी हम जानना चाहेंगे संक्षिप्त में, जैसा कि लगातार आप हमें बताते आए, लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए आपने भी कई ना जाने कितने ही प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम किया होगा पानी को बचाने के लिए, लेकिन जब हम अमृत सरोवर योजना की बात कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट है, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं और इसका जो क्रियान्वयन है और बेहतर तरीके से हम कैसे कर पाएंगे आने वाले समय में? बिल्कुल, एक बार जब ये संरचनाएं बना दी जाएंगी तो मैं समझता हूं कि इसको जो है उसी जिस स्थान पे वो बनेंगी, जिस गांव में बनेंगी, उनके लोगों को मेरा ख्याल है इसको आगे के मैनेजमेंट के लिए दिया जाएगा, जो कि पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत वो इसका बेहतर मैनेजमेंट और रख रखाव वो लोग सुनिश्चित करेंगे। और इसके अतिरिक्त उस जल का
विभिन्न प्रकार से प्रयोग भी उनके ऊपर रहेगा। अभी तक कोई सरकारी इसमें दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन वो संवेद रूप से किसानों से और गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से और शहरी क्षेत्र के लोगों से मिल करके ही शायद उसका निर्धारण किया जाएगा। लेकिन एक बात तो निश्चित तौर पर ये साबित हो रही है कि पेयजल की समस्या बहुत हद तक इससे दूर हो जाएगी और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है जो बहुत नीचे चला गया है, धीरे धीरे देश में ऊपर आ जाएगा और तो और लगभग 500 मिलियन घन मीटर जो जल का जो रिसोर्स का सृजन है वो हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसा कि देवास में देखा गया था कि जो कि एक तालाब से शुरू हुआ और अब एक बड़ा मिशन बन गया, तो बहुत से ऐसे भी तालाब हैं जो इस योजना में चिन्हित नहीं हो पाएंगे। उसे लोग अपने सहभागिता पूर्ण प्रयासों से और आगे पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे तो पूरे देश में मैं समझता हूं कि भविष्य में आने वाले समय में एक इस प्रयास से जो एक मॉडल तालाब बन रहा है, इसको देख करके और भी बहुत सारी जब संरचनाएं बन जाएंगी और लगभग सभी तालाब पुनर्जीवित हो जाएंगे, तो हमारे देश में किसी भी क्षेत्र हो, कैसा भी क्षेत्र हो, 2, 3, 4 साल तक जल की कोई प्रॉब्लम या समस्या आने वाली नहीं है। यदि वर्षा नहीं होती है तो भी जिस प्रकार से जो सूखा पड़ जाता है, एकदम से त्राही त्राही मच जाती है, वैसी स्थिति नहीं आने पाएगी। और बाढ़ में भी बहुत ज्यादा इसमें देखिए, जब अगर आप ऊपरी क्षेत्रों में जल को आप संरक्षित कर लेंगे तो जो आज हमें फ्लैश फ्लड की जो समस्या देखने में आ रही है कि तुरंत ही अगर उत्तराखंड में बारिश होती है तो बिहार में बाढ़ आ जाती है, तो ऐसी स्थिति से भी हम बच सकेंगे, पूरा देश बच सकेगा। बिल्कुल, और उसी दिशा में जो प्रयास हैं लगातार देखिए वो किए जा रहे हैं और कई उदाहरण हमारे सामने, प्रेरक उदाहरण हमारे सामने हैं, जहां पर जो गांव का पानी है वो गांव में रहा है और उसके बाद उस गांव में ना सिर्फ खुशहाली अच्छी हम बेहतर पाते हैं, बल्कि अब कोशिश ये की जा रही है कि हमारे देश में इस मॉडल को और बेहतर तरीके से अपनाया जाए। और कहा भी जाता है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो इसका जो महत्व है और बेहतर तरीके से हमें जानना होगा। और इस बारे में आज डॉक्टर ए.के. मिश्रा जी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जाना आप सभी ने प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना के बारे में, और ये ना सिर्फ एक योजना, एक मिशन, बल्कि हम कह सकते हैं हम सबके लिए भी एक संदेश इसमें छिपा है कि हमें भी अपने स्तर पर जो पानी को बचाने की कोशिश है वो करनी चाहिए, फिर चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्रों में हो। अब चलिए, अब आपको हमारे जो कल के विषय रहेंगे हेलो किसान में वो बता देते हैं, जिससे पहले से आप सवाल तैयार करें। कल बात करेंगे औषधीय पौधों की खेती की और साथ ही जानकारी देंगे फसलों में कीटनाशकों के संतुलित उपयोग के बारे में। इसके साथ ही अपना कोई सवाल या सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर पूछ सकते हैं। और अब आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण विकल्प आपके लिए, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर, इस QR कोड को स्कैन करके कभी भी कहीं भी। तो अलग अलग माध्यम आपके पास हैं और जिसके जरिए आपको जानकारी हम अब लगातार देते हैं। फिलहाल वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, कल फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।